हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव के आज के एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको मिलाऊंगा एक डॉक्यूमेंट्री मेकर के साथ में। दोस्तों, विपुल रेगी जी ना केवल डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं बल्कि ये मेरे प्रोफेशनल ब्रदर भी हैं, बंधु भी हैं, क्योंकि वो एक पत्रकार हैं। 20 वर्ष से यानी 2 दशकों से ज़्यादा इनका पत्रकारिता का अनुभव है और ये अब डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का काम भी कर रहे हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं मालव भूमि के नाम से। विपुल जी काफ़ी ही ज़्यादा कह लीजिए कि संजीदा इंसान हैं और जो डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने बनाई हैं वो आपको उनके बारे में जान के समझ में आएगा कि कैसे ये समाज, कैसे ये रचनात्मकता और कैसे ये सृजन कार्यों के प्रति समर्पित हैं। विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अनप्लग नमस्कार बाय राजीव के इस एपिसोड में। जी। मैं पहले ये समझना चाहूंगा विपुल जी आपसे कि डॉक्यूमेंट्री मेकिंग एकदम से जर्नलिज्म से डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में आना ये थोड़ा सा बड़ा अद्भुत कार्य है और प्रिंट में लिखते लिखते आप सीधा विजुअल मीडियम में उतर गए। तो ये ट्रांजिशन कैसा हुआ, थोड़ा सा इस पे समझाइए। कैसे आपने सोचा कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, खास तौर पे नर्मदा, मेरे ख्याल से नर्मदा के ऊपर आपने पहली जी। डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसके बाद में जी। किशोर कुमार जी के ऊपर में अभी हाल फिलहाल में विपुल जी ने किशोर कुमार जी के ऊपर में डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मुझे कुछ कहना है करके। तो ज्यादा जी। समय ना लेते हुए विपुल जी आप ही बताइए अपने डॉक्यूमेंट्रीज के बारे जी। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल 1 डेढ़ साल से दिमाग में चल रहा था पत्रकारिता के साथ साथ, लेकिन टेक्निकली उतना साउंड था नहीं मैं। तो उसके लिए एक टेक्निकली वो होना जरूरी था। तो फिर करीब 5-6 महीने की साधना रही उसमें। एडिटिंग सीखी मैंने और शूट करते रहे। छोटे मोटे शूट करते थे पहले, लेकिन एक बड़ा प्रयास किया नहीं था। और पत्रकारिता से इस तरफ आने का एक कारण सबसे बड़ा ये है कि पिछले कुछ 3-4 सालों से मुझे ऐसा लग रहा था कि अ, लेखन के प्रति थोड़ा सा रुझान कम हो रहा है। और एक विजुअल मीडियम जो है वीडियो, उसके प्रति लोगों में ज्यादा एक क्रेज बढ़ रहा है उसको देखने का। और रील्स और शॉर्ट्स आप देख ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस तरफ आते हैं और अपनी रचनात्मकता दिखाते हैं जिसे सब दिखा। में। विपुल जी, आपके इसमें नेट कनेक्शन में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। 4 अगस्त को बोलिए। पहला भाग इसका रिलीज किया है मैंने। और इसका अच्छा। टाइटल है आज मुझे कुछ कहना है। तो ये आज मुझे कुछ कहना है, ये भी किशोर दा का एक गाना ही है। ये एक बहुत पुराना गाना है, हेमंत कुमार जी ने बनाया था इस गाने को। तो जी। उस टाइटल से लेके, चूंकि इसमें किशोर कुमार के फैंस हैं, उनको जानने वाले हैं, किशोर कुमार स्पेशलिस्ट हैं, इन सब लोगों से हमने बात की। तो इसीलिए उसका टाइटल यही हुआ कि आज मुझे कुछ कहना है। अच्छा, जी। तो इतने सारे गानों में आपने ये चूज किया आज मुझे कुछ कहना है, कुछ खास बात थी इस गाने में कि आपने इसको चूज किया? एक्चुअली इसके साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है राजीव जी। जी। हमारे यहाँ इंदौर में एक छोटा सा गांव है पिगडम्बर। पिगडम्बर में एक सुमन चौरसिया जी रहते हैं। और लता मंगेशकर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मतलब इतने बड़े प्रशंसक है कि उन्होंने शायद विश्व में एकमात्र एक व्यक्ति ऐसे हैं वो जिनके पास लता का हर गाना मौजूद है। तो हम उनसे मिलने गए थे किशोर जी के लिए। तो वो पुराने गाने सुना रहे थे, तो एक ये 60s का एक गाना उन्होंने सुनाया। तो ये गाना सुनते से हमको लगा कि हमको हमारी फिल्म का टाइटल मिल गया। अरे वाह, इसी क्या इसकी बात। कहानी। अच्छा, आपने कहा कि लेखनी में हमने देखा कि रुझान अब लोगों का कम हो रहा है, दिलचस्पी कम हो रही है पढ़ने में। तो आपको क्या ऐसे ऐसे क्या सिग्नल्स मिले जिससे आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है आपने बहुत बड़े बड़े अखबारों में काम किया है, जी। हिंदी के। जी। तो क्या जी। ऐसे रुझान मिले और पत्रकारिता में जो आज का माहौल है उस जी। माहौल में पत्रकारिता करना कितना डिफिकल्ट है, कितना कठिन है, ये थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएंगे, समझाएंगे? बिल्कुल। पत्रकारिता अब बहुत बदल गई है राजीव जी। मतलब अगर मैं चूंकि मुझे 2 दशक हो गए पत्रकारिता में, लेकिन 2014 के बाद से 2019 और 19 के बाद से अब में हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है हमको। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पत्रकारिता ने अपना कर्तव्य निभाया नहीं है राजीव जी।
क्योंकि एक समाज का चौकीदार होता है पत्रकार, वॉचडॉग बोलते हैं हम उसे, कि कुछ भी समाज पे तकलीफ आती है तो भोगता है वो। लेकिन पिछले 10 साल से आपने देखा कि ये जो चौकीदार है ये कुछ करना भूल गया। ये केवल और केवल स्तुति कर रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि पत्रकारिता अपना काम नहीं कर रही, तो देश की सारी समस्याएं जो है वो आम आदमी के पास पहुंच नहीं पा रही है। एक तो ये नुकसान है। दूसरा ये नुकसान है कि अगर चौथा प्रहरी अगर बोलना ही बंद कर देगा तो फिर तानाशाही तो बढ़ती जाएगी, और हम देख रहे हैं बढ़ गई है। जब हम लोग काम करते थे प्रिंट में तब इतनी स्वतंत्रता तो थी हमें कि हम लिख सकते थे, किसी के लिए कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन आज अगर आज के बदले हुए माहौल में मैं एक खबर लिखता हूँ तो 50 लोगों के मुझे फोन आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ तब से और अब में। हमारी एक स्वतंत्रता कहीं छिन गई है पत्रकारों की। आपको ऐसा नहीं लगता? खैर, मैं मेरे विचार तो देता रहता हूँ, मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लोगों के इंटरव्यू लेने शुरू किए हैं। बट दूसरा ये मुझे दूसरा आप जो ये बोल रहे थे कि लेखन के प्रति एक जो मैं बताऊं आपको, एक बूम आया था लेखन के प्रति जो 2012 से। क्योंकि एक हमारे यहाँ हिंदी चैनल जब शुरू हुए 90s के बाद, तब तक हिंदी थोड़े से डाउन थी। लेकिन इन चैनलों के आने के बाद हिंदी का एक उदय हुआ। उसके बाद आया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के आने के बाद हिंदी का एक नया ही क्रेज आया। मतलब ऐसा क्रेज आया कि मैं आपको बताता हूँ, 2012-13 में हम लोगों को हिंदी लिखना सिखाते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले सोशल मीडिया पे 4 इंग्लिश की पोस्ट आती थी और बीच में एक हिंदी की पोस्ट आपको दिखती थी। लेकिन आज बदल गया। तो हिंदी के लिहाज से तो बहुत अच्छा हुआ कि हिंदी को एक नई ऑक्सीजन मिली। लेकिन जो लिखने वाले हैं, लेखक हैं, उनके ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डाउन हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि लेखनी का स्तर जो है वो गिरा है, हिंदी लेखनी का स्तर, हिंदी लेखन का स्तर। जी, कुछ एक्चुअली एक होता है लेखक जो फुल टाइम लेखक होता है, और एक होते हैं ऐसे लोग जो 4 लाइनें लिख लेते हैं पोस्ट पे और फिर अपने बायो में लिख देते हैं कि मैं लेखक हूँ। तो अब उन लेखकों में से ओरिजिनल लेखक को ढूंढ के निकालना, अब आप सोचिए कितना कठिन है। हर गली में लेखक है आज। तो आप सोशल मीडिया में अपना चैनल भी चलाते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी चलाते बना रहे हैं। आपको जी। क्या, और आप लेखनी में पहले से ही रहे हैं, पत्रकार हैं, तो मुझे मैं आपकी आज की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे टिप्पणी चाहूंगा कि जो जी। देश में आज के डेट में चल रहा, और खास तौर पे पिछले एक हफ्ते से ये जो वोट चोरी का मामला सामने आया है, इस पे आपके क्या जी। विचार है? वोट चोरी का तो मामला ऐसा हो गया राजीव जी की, जैसे आपको मालूम है कि ये सब जिन्न कहाँ से निकला है। जब राहुल गांधी ने अ, चुनाव आयोग से कुछ प्रश्न पूछा। जानकारियां मांगी और वो 7 फीट लंबा एक सबूत उनको मिला। उसी सबूत में से उन्होंने ये सारी गड़बड़ियां निकाली है। अब आप राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि आप चोर हो, आप गलत हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आपने मुझे चीजें दी, उसी में से मैंने गड़बड़ियां निकाल के आपको दिखाई है। लेकिन आप और देश के अंदर जो जिस तरह से भी माहौल चल रहा है इसको लेके, आपने देखा होगा कि मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त की जो भाषा शैली थी, ऐसी भाषा शैली मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए संवैधानिक पद पे जो आदमी बैठा है उसकी। मतलब वो धमकी भरे लहजे में बोल रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन आप अनुराग ठाकुर बैठे हैं, उनसे आप कुछ नहीं कहते हैं। तो ये एक भेदभाव देख रहा है देश। तो मुझे लगता है अब देश उस मोड़ पे आ चुका है, उस पॉइंट पे आ चुका है राजीव जी, कि अब खुलकर बोलना शुरू कर देगा देश। ये वो पॉइंट है। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने जी। सोचा कि अब बहुत हो गया, मुझे कुछ कहना है, जी। जो आपके बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल। का बिल्कुल। नाम है। तो विपुल जी, मुझे ये भी आप समझाइए, बताइए कि व्यक्तिगत रूप से मैंने मतलब आपके कुछ मैसेजेस फेसबुक पे देखे, चूंकि आप मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं। मुझे समझाइए, आपने लिखा था कि आप भी 2014 और उसके पहले बहुत बड़े भक्त थे, और आपका भक्त से परिवर्तन हुआ है एक जागरूक नागरिक के रूप में। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? वो क्या चीजें हुई जो जिसने आपको दोबारा से सोचने पे मजबूर किया अपने राजनीतिक डिसीजंस के ऊपर में, या थॉट प्रोसेस के ऊपर में? जी। एक्चुअली भक्त तो नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा कि मैं कट्टर समर्थक तो जरूर था।
और चूंकि आपको मालूम है कि जब भी कोई देश में हम एक राजनीतिक हालातों में फंसे होते हैं, तो जब भी कोई एक नई ताकत, एक नई शक्ति, कोई नया व्यक्ति आता है, तो एक स्वाभाविक सा एक विश्वास होता है उसके प्रति कि ठीक है। और उनकी कहानियां गुजरात से पहले निकल के आ रही थी 2012 में कि ऐसा है वैसा है, गुजरात को ऐसा कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में भी ऐसा हुआ कि भाई देखते हैं क्या है। और जिस तरह से उनको शोर शराबे से और प्रचार के साथ लाया गया, तो हमें भी ऐसा लगा कि हाँ, कोई ऐसा एक व्यक्ति आ रहा है जो कुछ ना कुछ तो बदलेगा। और हिंदुत्व की जहां तक बात है, तो हिंदुत्व में मेरा तो बस एक ही वो था, राजीव जी, की हमारे जो मंदिर हैं सरकारी नियंत्रण में हैं, उनको मुक्त होना चाहिए। और दूसरी एक हमारी मांग थी कि जो आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह से अश्लीलता फैल रही है चैनल द्वारा, फिल्मों द्वारा, और जो एक न्यूज चैनल को लेकर जो कुछ चलता है, जो कोई भी फेक न्यूज बना के डाल देता है, लेकिन कोई कानून है ही नहीं, आपको भी पता है, तो कोई कानून नहीं है फेक न्यूज के प्रति। इन दो चीजों पे हमारी मांग थी इस सरकार से। और 10 साल के हम, मतलब समझ लीजिए आप 2020 तक मांग करते रहे कि भाई आप कुछ तो कीजिए। प्रकाश जावड़ेकर से मांग करी, जब प्रकाश जावड़ेकर थे, आपको याद होगा, लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने तो उल्टा एकता कपूर को पुरस्कार दे दिया। तो ये दो चीजें थी जिससे मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई, एक ऐसा व्यक्ति है जो बदल देगा, कुछ वाकई में बदल देगा। तीसरी बात थी, इन्होंने, हमको ऐसा लगा कि भाई ये ईमानदार है, ये एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, ये देश के लिए कुछ करना चाहता है और ये सही में नहीं होने देगा। लेकिन हुआ उल्टा। अब हम देख रहे हैं कि आप देखो अब क्या हो रहा है। तो मतलब हम, मेरे जैसा जो व्यक्ति था, मैं अपनी पर्सनल बताता हूं कि मैं 1 डेढ़ साल तो इस सदमे से बाहर आने में लगा है मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिल से समर्थक होता है ना, जो ये मान लेता है कि ये व्यक्ति देश में कुछ करके जाएगा, और वो व्यक्ति एकदम उल्टा निकलता है और पता चलता है कि नहीं, तो कुछ और ही काम चल रहा है, तो आप एक एक प्रकार के सदमे के अंदर आ जाते हो। और उसमें से बाहर निकलने में आपको बहुत समय लगता है, फिर आप एकदम से बाहर नहीं आ सकते। तो जब हम इसमें से बाहर आए, तो फिर हमने ये तय किया कि इसके खिलाफ लड़ना है, प्रायश्चित करना है अपना। जो हमने इनका समर्थन किया, तो उसका प्रायश्चित ऐसे करना है। तो हम करते रहते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि प्रोपेगेंडा ने, जैसे आपने बोला 2012 से ही इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे गुजरात से छन छन की बातें निकल रही थी, तो जी आपको ऐसा लगता है कि एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है, इसने बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन रूप से काम किया है एक नरेंद्र मोदी की इमेज बनाने में, कि ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति हैं और ये देश को एक नई राह पे लेके जाएंगे। नौकरशाही में जो एक तरीके का ढीलापन आ गया, उस ढीलेपन को शायद ये दूर करेंगे। और ये मतलब प्रोपेगेंडा जो है, इसका बहुत ज्यादा रोल कॉल रहा था 2014 में, ऐसा आप मानते हैं? बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, तो सुन नहीं पाया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। 2012 में जब इनकी कहानियां आना शुरू हुई, तो आपको शायद ये तो मालूम होगा, मोदी जी जब आए 2012-13 में, जब उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आ गया, था तब उन्होंने अपनी एक टीम बनाई सोशल मीडिया पे लिखने वालों की। एक बहुत लंबी चौड़ी टीम हुआ करती थी राजीव जी। और 2019 आया ना, तो वो टीम पूरी की पूरी, मतलब जैसे सीढ़ियां नहीं काट देते आप ऊपर चढ़ के, ये सब पूरी टीम को समाप्त कर दिया। वो सब, उसमें कुछ लोग हैं ऐसे, मैं आपको बताऊंगा नाम, आज भी वो लोग अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि हम किस घड़ी में इनके साथ गए। तो ये इनका एक मतलब एक इनका एक चरित्र का एक गुण है कि ये जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं उसको काट के और नई सीढ़ी ढूंढते हैं। तो 2019 तक तो उनके सहारे आ गई है, उसके बाद इन्होंने नया सहारा ढूंढा, फिर न्यूज चैनलों को अपना बना लिया। अब आज तो सारे न्यूज चैनल, आप बताइए ना, कौन, इक्के बिरले हैं एक दो जो सही आवाज उठा रहे हैं, बाकी तो वही है। इनका जो स्ट्रेटेजी है ना प्रचार की, वो बहुत अलबेली है। उसके गांठों में घुसना, उसके तहों तक जाना बहुत मुश्किल है राजीव जी। पर अब समझने लगे हैं लोग, और अब विपक्षी पार्टियां भी समझने लगी कि कितने बड़े चालबाज है। पहले तो फंस जाते थे विपक्ष, पर अब इस बार ऐसा लग रहा है, ये जो वोट चोरी वाला मामला है, कि इसमें विपक्ष ने थोड़ा तो दम दिखाया, सड़क पे दिखे हैं लोग। तो उससे देश की जनता के अंदर कम से कम एक थोड़ा विश्वास तो आया है कि नहीं, चलो विपक्ष है तो सही देश के अंदर। आवाज गई। राहुल गांधी और कांग्रेस से एज ए डॉक्यूमेंट्री मेकर, एज ए जर्नलिस्ट, आपका क्या आकलन है? आपके उनसे क्या अपेक्षाएं? आपको लगता है कि ये जो आज बातें कर रहे हैं,
जल जंगल जमीन की, लोगों की बातें कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के मतों की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई में ये काम करने वाले हैं कि जस्ट सत्ता पाने के लिए जो है ये एक सिर्फ एक पासा फेंका गया है, जैसे 2014 के पहले भाजपा ने और नरेंद्र मोदी ने फेंका? बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता इनके बारे में कि आने के बाद क्या होगा, क्योंकि हुआ ये देश की एक एक मानसिकता है राजीव जी। ये एक व्यक्तिवाद पर चलता है, ये पार्टी पर कभी चलता ही नहीं। आप इंदिरा गांधी को देख लो, या आप नरेंद्र मोदी जी को देख लो, या आप राजीव गांधी जी को देख लो, एक व्यक्तिवाद कहीं ना कहीं हावी होता है। तो अभी हमको ये देखना होगा कि जो विपक्ष है उसकी तरफ से है कौन, कौन खड़ा हुआ है। जब तक वो एक आदमी आके खड़ा नहीं होता, हमको पता नहीं चलता कि हाँ ये आदमी सबको लीड करने वाला है, तब तक हम कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टेक मेरा ये ले तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये जो 10 साल बीते हैं, इसके बाद तो किसी नए पे या कांग्रेस पे या किसी भी पार्टी पर भरोसा करना और भी मुश्किल। अब देश की जनता के लिए और भी तकलीफ वाली बात हो गई। बहुत बढ़िया जवाब है विपुल जी। मुझे भी बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के भी नेताओं को आड़े हाथों लेता हूं, बहुत लोग मुझसे भी नाखुश रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि या तो आप कांग्रेस के पाले से बैटिंग करो या आप भाजपा के पाले से बैटिंग करो। लोगों को भी, जनता को भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इम्पार्शियल जर्नलिज्म है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोग खुद चाहते हैं कि या तो आप यहां से करें या वहां से बैटिंग करें, आप इम्पार्शियली जर्नलिज्म ना करें, आप कोई ना कोई साइड पकड़ के रखें। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है पत्रकारिता करते वक्त, जो मुझे जी, महसूस हो रहा है? बहुत बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ कि जिन दिनों हम इनका समर्थन करते थे, उन दिनों हमें कहा जाता था कांग्रेस की तरफ से कि आपको वहां से पैसे मिल रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो। मतलब दोनों ही, अब मैं कांग्रेसी हूँ। पहले मैं भाजपा ही हुआ करता था, अब मैं कांग्रेसी हूँ। तो ये बात तो है। दूसरा ये कि निष्पक्ष पत्रकारिता, तो निष्पक्ष पत्रकारिता इस देश के अंदर बहुत मुश्किल है राजीव जी, क्योंकि ये देश है ना, दलों में बटा हुआ है। अब उसमें भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की एक मानसिकता है कि भारत जब एक पार्टी की लगातार सरकार देखता है और वो उससे छुटकारा चाहता है, तो वो दूसरे नेता में अपना नायक देखता ही है। तो स्वाभाविक सी बात। तो उसकी अपेक्षा ये हो जाती है पत्रकारों से कि भाई आप भी उनकी तरफ से या आप उनके समर्थन में रहें। तो ये, मुझे ऐसा लगता है कि एक लोक व्यवहार है ये भारत का, जिसमें फंसे हुए हैं हम सब लोग, और इससे छूट नहीं सकते कभी। निष्पक्ष पत्रकारिता करना बहुत ही दिक्कत वाला काम है, ये मैं बहुत खुद महसूस कर रहा हूँ। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स पहले मुझे इंटरव्यू के लिए जो बुलाते थे, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे ही वो देख रहे हैं कि भाई ये तो कोई एक लाइन लेके नहीं चल रहे, इनकी लाइन कभी इधर होती है कभी उधर होती है। मेरे ख्याल से इम्पार्शियल जर्नलिज्म यही होता है कि आपको जो गलत लगे वो आप बोलो बिल्कुल और बिल्कुल। एंटी स्टैब्लिशमेंट रहो। आज बीजेपी है, आप उसके अगेंस्ट बोलो, कल कांग्रेस आएगी, आप उसके अगेंस्ट बोलो। पर सोशल मीडिया का जैसा बोलबाला हो गया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जनता ने अपनी अपनी लाइन पकड़ ली है, और पत्रकार और सोशल मीडिया भी जो है वो अपीस करने के लिए अपने ऑडियंस उनके कहीं छितरे नहीं जाए नहीं, वो भी वो लाइन को एडयर कर रहे, पकड़ रहे हैं, जो लाइन जो है किसी पार्टी विशेष की तरफ आपको लेके जाती है। ये मेरा पर्सनली मानना है। मैं ये बिल्कुल इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आपके साथ शो करने के ठीक 15-20 मिनट पहले मैंने आपके ही शहर के, विपुल जी इंदौर में रहते हैं, इंदौर के ही एक बहुत फेमस शख्सियत है गिरीश मालवीय जी, जो फेसबुक पे बहुत ज्यादा विख्यात थे। उनके भाई जो है हेमंत मालवीय बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है, और उनके ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस किया है। तो मैं बिल्कुल गिरीश बिल्कुल। मालवीय जी से ही बात कर रहा था। मैं चाहता था कि वो इस मंच पे आए और अपने विचारों को रखें, पर गिरीश मालवीय जी पिछले कई महीनों से नदारद हैं फेसबुक की दुनिया से और सोशल मीडिया की दुनिया से। और इसका कारण हम लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से उनके बड़े भाई परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, वो सही बात। कोई भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो है वो यही चाहेगा कि भाई जितनी दूरी बना के रखे उतना बेटर है। तो कभी आपको भी बिल्कुल। अपनी पत्रकारिता में अभी इस वक्त में इस तरीके की दिक्कतें आई हैं विपुल जी, जहां आपको लग रहा है कि भाई
मतलब मेरे विपरीत स्थिति जा सकती है, जिसके कारण मेरा परिवार भी दिक्कत में आ सकता है। हाँ, हुआ है राजीव जी, 2-3 बार हुआ है वैसे तो। आपको बताऊं तो 3 तो हमले हो चुके हैं मेरे ऊपर हाँ। अपने पत्रकारिता के करियर में। जानलेवा हमले हुए हैं और तीनों से बच के निकला हूं मैं। एक बार तो चाकूबाजी भी हुई है। और अभी रिसेंटली, अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर एक अखबार ने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई आप हमारे लिए कीजिए। हमने बोला ठीक है, चलो करते हैं। तो वो पहला ही दिन था अखबार का और वो आखिरी दिन हो गया। उस दिन मैंने एक ऐसी खबर लगा दी कि उस खबर पे हंगामा हो गया रात तक। और सरकारी अधिकारियों के, नेताओं के, सबके कॉल आने लगे मुझे। और शाम तक मुझे ऐसा लगने लगा राजीव जी कि मैं क्यों क्यों आया इस फील्ड में, पत्रकारिता में आया ही क्यों मैं। और दूसरे दिन मैंने कहा बोली, मैंने बोला इस तरह से हम कैसे काम कर सकते हैं? यदि हम कुछ आपकी गलत चीजों के बारे में बता रहे हैं तो आपको सुनने का उतना धैर्य भी तो होना चाहिए। उतना धैर्य ही नहीं रह गया है। ये मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ, मतलब एकदम अग्नि प्रकट हो जाती है लोगों के अंदर। तो भाई, जब आप विपक्ष में थे तब आप पत्रकारों के साथ ही हुआ करते थे, और आप जब सत्ता में हो आज तो आपको पत्रकार चुभ रहे हैं। ऐसा हो गया। जी। विपुल जी, आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा जी। कि जी। डॉक्यूमेंट्री बनाते वक़्त आपको अपनी कहानियों को दर्शकों तक पहुँचाने में क्या चुनौतियाँ आती हैं? मतलब मैसेज एकदम एक्यूरेट जाए, जो आप सोच रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप दर्शकों के सामने रख सकें। क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं? रचनात्मक डॉक्यूमेंट्री जी, एक्चुअली मैं जब फिल्म समीक्षक था तो मैं बड़ी बेदर्दी से फिल्मों की धुलाई करता था। लेकिन जब मैंने पहली बार फिल्म मेकिंग की तो मुझे समझ आया कि एक एक मिनट के शॉट के लिए कितनी मेहनत होती है, घंटों लग जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एक शाम की संध्या का एक डूबते हुए सूरज का शॉट चाहिए, और वहां किसी से बात करनी है हमको, लेकिन हम 3 दिन हो जाते हो नहीं पाता। कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे आपने पूछा चैलेंजेस, तो चैलेंजेस ये भी आते हैं कि हम लोगों से बात कर रहे हैं किसी विषय पर लोग उतने ट्रेंड नहीं होते, हर कोई बोलने वाला। तो कई बार 10 मिनट भी बोल गया, 15 मिनट भी बोल गया, अब उस 15 मिनट को हमको एडिट करना, उसमें से काम की बात निकालना मेरी, वो बड़ा चुनौती वाला काम होता है। पर किशोर कुमार पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए बहुत कुछ सीखा मैं। और इसमें मैंने अपने वही नियम, मतलब वही उसी प्रोसेस से गया जो मैं पत्रकारिता में जाता था, कि मुझे एक बड़ी स्टोरी करनी है तो लोगों से मिलना है, किस प्रकार के लोगों से मिलना है, किस फील्ड में जाना है। तो उसी तरह से मैंने इस काम को भी किया, और काफी अच्छे लोग मिले इसमें मुझे, किशोर के एक्सपर्ट्स मिले, और काफी तारीफ भी मिली है फिल्म को। और अब इसका सेकंड पार्ट अभी शायद 25 तारीख तक रिलीज करेंगे, तो वो भी देखिएगा आप। और बड़ा आपको दूसरी फिल्म देख के भी काफी खुशी होगी। तो किशोर कुमार को एक आदरांजलि मेरा देना चाहता था मैं जी, बचपन से, मतलब मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि किशोर कुमार का बड़ा प्रशंसक हूँ मैं। तो मुझे लगता है हाँ, मैं कर पाया। और इस काम में हमारी जो प्रोड्यूसर हैं, जया जैन जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो ये वाला काम होना पूरा बहुत मुश्किल था। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला और बहुत जी। अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। आपकी एक बात मेरे जहन में बैठ गई है, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि थंबनेल में मैं वही डालूं कि भारत की राजनीति जो है वो व्यक्तित्ववाद आधारित राजनीति है। और विपुल जी का डॉक्यूमेंट्री का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। ये 18 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। और एक गुजारिश मेरी अपने चैनल के लिए भी, मित्रों आपको मालूम है कि यूट्यूब ने मेरा मोनेटाइजेशन रोक रखा है। इस चैनल को और प्रोफेशनल खाका पहनाने के लिए, जामा पहनाने के लिए, यदि आप किसी भी तरीके की वित्तीय मदद कर सकें इस चैनल को, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस पे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। वंस अगेन विपुल जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर जी।
प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने दिया, धन्यवाद।